एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के तहत वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो सर जॉन लॉरेंस है, जिसने प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी, तो उसे हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसी के समय से प्रायोगिक जनगणना शुरुआत हुई थी 1872 में, और इसी की हत्या एक अफगानी ने चाकू से मारकर कर दी थी। तो यह प्रथम ऐसा अंग्रेज था जिसकी हत्या चाकू से हुई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो। यह जो लॉर्ड मेयो था, सबसे पहले इसका शासनकाल देखें तो यह 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक वायसराय रहा। तो लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक वायसराय रहा। सबसे पहले कि इसने बजट घाटा को कम किया और आय कर की वृद्धि 2.5 गुना बढ़ा दिया। तो इसने बजट घाटा को कम करके जो इनकम टैक्स है, आय कर है, उसकी रेट को 2.5 गुना बढ़ा दिया। याद रखेंगे। बंबई और मद्रास में नमक कर में इसने वृद्धि कर दी। बंबई और मद्रास में इसने साल्ट टैक्स, नमक में कर को क्या कर दिया, तो वृद्धि कर दी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए इसने एक मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्थापना की? 1872 ईस्वी में। यह मेयो कॉलेज किसके लिए था? तो जो भारतीय राजा थे उनके पुत्रों की यह शिक्षा का एक संस्थान था। तो भारतीय राजाओं के पुत्रों के लिए शिक्षा के लिए इसने 1872 ईस्वी में, कहाँ पे? अजमेर ने। यह भी पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की? तो राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में 1872 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट है यह टर्म कि राजस्थान के अजमेर में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए एक कॉलेज की स्थापना की, जिसे मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है 1872 ईस्वी में। और बंबई और मद्रास में इसने नमक के कर में वृद्धि कर दी, बजट घाटा के कम कर दिया और आय कर में जो वृद्धि था उसे 2.5 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कृषि विभाग की इसने स्थापना की 1872 ईस्वी में। तो लॉर्ड मेयो ने कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की 1872 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत की। प्रैक्टिकल जो जनगणना होती थी उसकी शुरुआत की। लेकिन 18 जो अगला जो रिपन बनेगा, रिपन के समय में 1881 ईस्वी से यह काफ़ी जो नियमित जनगणना होती है उसकी शुरुआत हर एक 10 बरस के बाद शुरुआत होने लगी। तो 1881, 1891, इस प्रकार हर एक 10 बरस पर जो जनगणना की है स्टार्टिंग हो गई लॉर्ड रिपन के समय, वास्तविक जनगणना। लेकिन इसने प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत की थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत किसने की? तो प्रायोगिक जनगणना लॉर्ड मेयो ने। या इसे यो भी कहते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना किसके समय, किस अंग्रेज के द्वारा? तो यह लॉर्ड मेयो के द्वारा। या प्रायोगिक जनगणना की कही जाए तो वह भी लॉर्ड मेयो। तो भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा जनगणना, कौन अंग्रेज? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। याद रखेंगे।
तो भारत में पहली बार अंग्रेज के द्वारा जनगणना यह 1872 ईस्वी में हुई। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यदि पूछा जाए कि प्रायोगिक जनगणना पहली बार भारत में कब शुरुआत हुई, तो वह 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा। इस इसने अंडमान स्थित ऑफिस में एक अफगानी ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार हत्या का शिकार होने वाला यह पहला वायसराय था। कब? 1872 ईस्वी में। तो अभी हमने कहा कि अंडमान निकोबार के इसकी ऑफिस थी और उसी ऑफिस में एक अफगानी ने, अफगान का जो नागरिक था, चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार हत्या का शिकार होने वाला यह पहला वायसराय था। कब इसकी हत्या हुई? तो 1872 ईस्वी में। अब 1872 ईस्वी में। अब यह हत्या का कारण क्या था? तो इसकी हत्या का कारण था अफगानिस्तान में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो हत्या का कारण जो था वह अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति। तो इसे नोट कर लेंगे कि हत्या का कारण अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति, अर्थात अफगानिस्तानियों के साथ, अफगानिस्तानियों के मामले में लॉर्ड मेयो ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अफगानी चाहते थे कि लॉर्ड मेयो उनकी मदद करें, लेकिन लॉर्ड मेयो ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति, उसी के कारण इसकी हत्या हुई। तो इसी से अवरुद्ध होकर एक अफगानी नागरिक ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपना रखा था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो ने रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे विभाग का सरकारीकरण किसने किया? तो लॉर्ड मेयो ने। काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो ने रेलवे विभाग को क्या कर दिया? तो सरकारीकरण कर दिया। तो ये एक तो अच्छा काम किया था लॉर्ड मेयो ने कि रेलवे विभाग का इसने सरकारीकरण कर दिया। रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया। सरकारीकरण किया। तो रेलवे विभाग का सरकारीकरण किसने किया? लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो लॉर्ड मेयो ने अभी लिख सकते हैं कि वित्तीय विकेंद्रीकरण अर्थात जो है सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया इसने फाइनेंशियल विभाग का, कि सभी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसका हेड क्वालिटी कौन रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन रहेगा? तो वह वायसराय रहेगा, केंद्र के हाथों में रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। तो ये तो था हमारा लॉर्ड मेयो का शासनकाल। अगला जो वायसराय बनता है वह बनता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो 1872 ईस्वी से लेकर 1876 ईस्वी तक वायसराय रहता है। कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1872 से 1876 ईस्वी तक वायसराय रहता है। इसने कर में कमी किया और कृषि योग्य भूमि पर जो भार था उसे भी कम कर दिया
और साथ ही साथ अनावश्यक कानूनों को इसने खत्म कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है कि इसने टैक्स में कमी कर दी। जिस प्रकार 2.5 गुना बढ़ा दिया था लॉर्ड मेयो ने आयकर में, लेकिन इसने टैक्स में कमी करके कृषि योग्य भूमि पर जो भार था वह कम कर दिया और आवश्यक कानूनों को इसने खत्म कर दिया। इसी के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो इसी के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखेंगे इसके शासनकाल में कि इसी के शासनकाल में कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। काफी प्रसिद्ध आंदोलन था पंजाब का कूका आंदोलन। कहाँ पे? तो पंजाब में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि इसी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। एक बात और याद रखेंगे इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुएज नहर है, सुएज नहर इसी लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही घोषणा खुला हुआ था और जिसके कारण भारत और जो ब्रिटेन था उसके मध्य व्यापार में काफी तेजी आई। तो लिख लेंगे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय सुएज नहर खुल गया। सुएज नहर खुला जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में काफी तेजी आ गई। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में तेजी आ गई। तेजी आ गई। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय एक घटना है कि इसने प्रिंस ऑफ वेल्स जिसे किंग एडवर्ड सप्तम भी कहा जाता है, तो वे भारत आए थे। तो इसी के समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे? तो भारत में आए थे। नोट कर लेंगे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जिसे हम लोग किंग एडवर्ड सप्तम के नाम से भी जानते हैं, किंग एडवर्ड सप्तम। भारत आए थे। उसके बाद एक बात और याद रखेंगे इस लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 1873 में एक घोषणा की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक घोषणा की। तो क्या घोषणा की? कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना, करों को हटाना। इसीलिए तो इसने कर में कमी कर दी और करों को हटाना और अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना। अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना। कार्यवाहियों को बंद करना।
तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1873 ईस्वी में क्या घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य है कि जो कर है उसको समाप्त कर देना और जो अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही है अर्थात जो जो अनलॉजिकल जो कानूनी कार्यवाही है उसको पूरी तरह से बंद कर देना इंपॉर्टेंट है। यह घोषणा किया लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में उसके पद से क्या कर दिया तो हटा कर उसे मद्रास भेज दिया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने बड़ौदा के मल्हास राव गायकवाड़, नाम याद रखेंगे, मल्हास राव गायकवाड़, बड़ौदा के मल्हास राय गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में उसको उसके पद से हटा दिया। उन्हें उनके पद से हटाकर कहां भेज दिया तो मद्रास भेज दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़े पद पर थे जिनका नाम था मल्हास गायकवाड़, कहां पे बड़ौदा में। तो उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में लॉर्ड मेयो ने क्या कर दिया तो उनके पद से हटा दिया और पद से हटाने के बाद उन्हें कहां भेज दिया तो मद्रास भेज दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वे कहां के थे, मल्हास राव गायकवाड़ तो बड़ौदा के थे और उनके पद से हटाने वाला जो वायसराय था वह लॉर्ड नॉर्थब्रुक था और पद से हटाकर भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर कहां भेज दिया तो उन्हें मद्रास भेज दिया। याद रखेंगे। तो ये तो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला है लॉर्ड लिटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है लॉर्ड लिटन, जिसे लॉर्ड लिटन प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जिसका शासनकाल 1876 से 1880 ईस्वी तक था। तो 1876 से 1880 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन प्रथम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आगे लॉर्ड लिटन द्वितीय भी आएगा। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। एक बात इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सबसे विद्वान था। जितने सारे जो वायसराय हुए, जितने सारे जो गवर्नर जनरल हुए, उनमें सबसे विद्वान था तो यह लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन प्रथम। तो यह कवि भी था और सबसे विद्वान वायसराय भी था। तो इंपॉर्टेंट है कि सबसे विद्वान और कवि वायसराय कौन था तो वह लॉर्ड लिटन प्रथम था, जो 1776 से 1780 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। पूरे दक्षिण भारत में 1876 से 1878 तथा पंजाब में 1879 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख लोग प्रभावित हुए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसी के समय 1876 से 1878 ईस्वी में पूरे दक्षिण भारत में, साथ ही साथ 1879 ईस्वी में पंजाब में भी भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख लोग प्रभावित हुए। खास करके मध्य भारत, हैदराबाद, बम्बई, मध्य भारत, पंजाब, तो इन सभी इलाकों में भयानक अकाल पड़ा। तो पूरा दक्षिण भारत 1876 से 1878 ईस्वी में, जबकि पंजाब, नोट कर लेंगे अगर जगह का नाम नोट करना है कि कौन कौन से इलाके में अकाल पड़ा, तो हैदराबाद, महाराष्ट्र, मध्य भारत, इन सभी इलाकों में, उसके बाद बम्बई, तो
इन सभी इलाकों में क्या हो गया, तो भयानक अकाल पड़ा था 1876 से 1878 में। और एक साल के बाद 1879 में पंजाब में भी अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख लोग प्रभावित हुए। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को इसने दरबार में बुलाया और महारानी विक्टोरिया को इसने कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की महारानी विक्टोरिया को। कब बुलाया था, तो 1877 ईस्वी में। तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को इन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को अपने दरबार में बुलाया। कहाँ की महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी थी, याद रखेंगे। तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को लॉर्ड लिटन प्रथम ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह आ चुका है कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी, तो लॉर्ड लिटन प्रथम ने 1 जनवरी 1877 ईस्वी को अपने दरबार में इसने बुलाया था, जो एक ब्रिटेन की महारानी थी। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन की यह जो महारानी थी, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। यह भी पूछा जाता है कहाँ के दरबार में, तो दिल्ली के दरबार में। और इसी दिल्ली के दरबार में आयोजन किया गया था और इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली का दरबार आयोजित किया था लॉर्ड लिटन प्रथम ने और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को बुलाकर उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद अकाल आयोग का इसने गठन किया। तो याद रखेंगे कि रिचर्ड स्टेची, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जनरल रिचर्ड स्ट्रेची ने। तो जनरल रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में इसने एक अकाल आयोग का भी गठन किया, क्योंकि लॉर्ड लिटन प्रथम के समय ही पूरे दक्षिण भारत और पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था, जिससे 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे और बहुत सारे लाखों लोग की मौत हो गई थी। तो इसी कारण इसने एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन बने, तो जनरल रिचर्ड स्ट्रेची। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरे भारत में और देसी रियासतों में इसने एक समान नमक कर लागू कर दिया। तो इसमें इसने क्या कर दिया कि जो नमक का टैक्स था पूरे भारत में और पूरे देसी रियासत में एक समान लागू कर दिया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के समय 1878 से 1880 ईस्वी के बीच, तो 1878 से 1880 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरुआत हुआ। तो दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन प्रथम के समय 1878 से 1880 के ईस्वी के बीच लॉर्ड लिटन प्रथम के समय ही शुरुआत हुआ। सिविल सेवा के पद में भारतीयों को 1/6 आरक्षण मिला। तो 1/6% का आरक्षण इसी के समय जो भारतीय सिविल सेवा थी, अर्थात जो इंडियन सिविल सर्विस था, उसमें 1/6% का आरक्षण मिला और उम्र सीमा को घटा करके 19 बरस कर दिया गया। तो एक तरफ आरक्षण तो दे दिया ब्रिटिश साम्राज्य ने, लेकिन उम्र सीमा को घटा दिया। याद रखेंगे, 19 बरस कर दिया और आरक्षण 1/6% कर दिया। अर्थात जो अगर मान लेते हैं कि 36 सीट है तो उसमें 1 सीट भारतीयों का रहता, कुल 1/6 भाग। भारत उसके बाद इसने
हथियार अधिनियम लागू किया 1878 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड लिटन प्रथम ने आर्म्स एक्ट लागू किया 1878 ईस्वी में, अर्थात भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने का प्रतिबंध लगा दिया कि भारतीय जो थे बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रख सकते थे। याद रखेंगे कि लॉर्ड लिटन प्रथम ने क्या कर दिया कि एक आर्म्स एक्ट लागू किया, अर्थात जिसे क्या कहा जाता है, तो हथियार अधिनियम कहा जाता है। इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय हथियार अधिनियम, जिसके तहत भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया, तो 1878 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीयों को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसने क्या किया कि भारतीयों को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया, और साथ ही साथ शस्त्रों का भी भारत व्यापार कर सकते थे। याद रखेंगे, भारतीय शस्त्रों का भी व्यापार कर सकते थे। शस्त्र अर्थात जो हथियार था उसका व्यापार कर सकते थे, लेकिन बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे। भारतीय शस्त्रों का व्यापार कर सकते थे। अर्थात शस्त्रों का व्यापार करने की इन्हें छूट मिल गई, लेकिन बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इन्हें छूट नहीं मिली। याद रखेंगे, इसी के समय भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड लिटन प्रथम के समय भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसमें सरकार के विरुद्ध या आपत्तिजनक खबरें छापने पर लोगों को बंद कर दिया जाने लगा, प्रेस को बंद कर दिया जाने लगा, प्रेस रिपोर्टर को बंद कर दिया जाने लगा। 1878 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। तो भारतीय समाचार पत्रों पर क्या कर दिया गया, कठोर दंड लगा दिया गया। किस पर, भारतीय समाचार पत्रों पर, भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियम। कि यदि भारतीय समाचार पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध यदि कोई खबर आए या कोई आपत्तिजनक खबर आए तो उस प्रेस को बंद कर दिया जाता था, और उसके बाद उससे संबंधित संपादक और व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन प्रथम के बारे में कुछ और फैक्ट को हम लोग देखें तो लॉर्ड लिटन प्रथम ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की। तो नोट कर लेंगे कि लॉर्ड लिटन प्रथम ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय अर्थात एक साथ मुसलमान अंग्रेज दोनों एक साथ पढ़ सकें, तो इसने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पे स्थापना की, स्थापना अलीगढ़ में की। तो यह जगह याद रखेंगे, कहां पे स्थापना की, तो अलीगढ़ में की। अलीगढ़ कहां पे पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या करना, फूट डालना।
क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों को अपने पक्ष में करके हिंदुस्तानियों के साथ लड़वाना चाहते थे। तो लॉर्ड लिटन प्रथम ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में की। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन प्रथम ने ओवन मैरेथिड नाम से एक प्रसिद्ध उपन्यासकार इसी के समय था। याद रखेंगे कि लॉर्ड लिटन जो था वह ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड लिटन को प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार, निबंध लेखक। तो लॉर्ड लिटन को एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार और निबंध लेखक के रूप में कौन था? तो ओवन मेरेडिथ। याद रखेंगे, ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि अभी हमने क्या बताया कि लॉर्ड लिटन प्रथम इस पूरे वायसराय, पूरा जो जितना सारा गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसमें सबसे ज्यादा विद्वान था, पढ़ा लिखा था। तो यह उपन्यासकार, साहित्यकार और निबंध लेखक तीनों था। तो इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से उपन्यासकार या साहित्यकार या निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है, ओवन मेरेडिथ। एक बात और इस लॉर्ड लिटन प्रथम के बारे में याद रखेंगे कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश इस प्रतिबंध में विशेषकर प्रभावित हुआ, जबकि पायनियर अखबार में इस एक्ट का स्वागत समर्थन किया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सोम प्रकाश में क्या किया गया? तो विशेष कर से उसको क्या किया गया, बताया गया। लेकिन पायनियर अखबार ने इस एक्ट का काफी स्वागत किया। कौन सा एक्ट? तो जो समाचार पत्र अधिनियम था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसने समर्थन किया पायनियर ने। तो लिख लेंगे कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, का सबसे ज्यादा प्रभाव राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश पर पड़ा। राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश पर पड़ा क्योंकि सोम प्रकाश ने इसकी नीतियों का विरोध किया था। सोम प्रकाश पर पड़ा।
पर पायनियर अखबार ने इस अधिनियम का क्या किया, तो स्वागत किया। इस एक्ट का स्वागत किया। का समर्थन किया या स्वागत किया। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रवादियों ने क्या किया, विरोध किया था अंग्रेजों का। तो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार था सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश पर इस अखबार यह जो अधिनियम था उस पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जबकि पायनियर अखबार ने इस अधिनियम का खुले दिल से समर्थन किया, स्वागत किया। तो इसी कारण इस अखबार को काफी जोर शोर से चलने दिया गया और सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण, खास करके भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन, जिसका जो वायसराय था 1880 से 1884 ईस्वी तक। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक था। इसके बारे में कहा जाता है कि भारतीयों के लिए यह सबसे उदार वायसराय था। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन सबसे उदार व्यक्तित्व वाला वायसराय था। सबसे अच्छा व्यक्तित्व इसी का रहा। तो यह जब भारत से जा रहा था तो काफी इसका फूल माला से स्वागत हुआ था। तो सबसे उदार व्यक्तित्व किस वायसराय का था, तो लॉर्ड रिपन का था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। तो जो लॉर्ड लिटन प्रथम के द्वारा प्रेस पर कानून लगाया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि सरकार के विरुद्ध कोई खबर नहीं छापना है, और तो उस संपादक को बंद कर दिया जाता था, पेपर को बंद कर दिया जाता था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या समाचार पत्र अधिनियम को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। याद रखेंगे। तो इसी कारण यह साबित हो गया कि वह भारत में जितने सारे वायसराय जितने सारे आए थे उनमें यह सबसे उदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु इसने 21 वर्ष निर्धारित कर दिया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो जो पहले लॉर्ड लिटन ने 19 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था, तो अब इसने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, फिर 21 वर्ष कर दिया। कि जो सिविल सेवा पास करने की उम्र थी, लॉर्ड लिटन ने 19 वर्ष कर दिया था, अभी हमने देखा था। लेकिन सिविल सेवा पास करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 21 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र निर्धारित कर दिया। याद रखेंगे। फिर इसने 2 वर्ष बढ़ा दिया। पहले तो 21 वर्ष था ही, लेकिन उसको घटा दिया था लॉर्ड लिटन ने, और घटा के 19 वर्ष कर दिया। लेकिन लॉर्ड रिपन ने फिर 2 वर्ष उसे बढ़ा करके 21 वर्ष उम्र क्या कर दिया, तो निर्धारित कर दिया। इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक अभी हमने क्या बताया कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में। लेकिन इस लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1881 ईस्वी में। और प्रत्येक 10 वर्ष पर अब जनगणना की शुरुआत होने लगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि 1881 ईस्वी में
इसने क्या किया कि नियमित जनगणना की शुरुआत की और प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की अब शुरुआत होने लगा। तो अभी हमने क्या बताया कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई भारत में, लेकिन वह जनगणना प्रायोगिक था, नियमित नहीं था। तो यदि एग्जाम में यह पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर यह पूछा जाए कि अंग्रेजों के अधीन भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। प्रायोगिक जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कही जाए तो वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की अब शुरुआत होने लगी, याद रखेंगे। अब जैसे कि अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है, इसके पहले 2022 चल रहा है, तो 2011 में जनगणना हुआ था। तो 2021 में यह जनगणना होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 2021 में कोरोना समय का चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो उस वजह से जनगणना नहीं हुई। तो संभवतः 2022 में यह जनगणना अवश्य रूप से होगी, याद रखेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बीत चुका है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया लॉर्ड रिपन के काल में। तो प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया? तो इसी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लागू किया गया, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के ने ही शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट। अब इस फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या था, तो याद कर लेंगे। इस फैक्ट्री एक्ट के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब काम पर नहीं रखना था। 7 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उन्हें काम पर नहीं रखना था। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का घंटा निर्धारित हो गया। अर्थात जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे थे उन्हें काम पर लगाया जा सकता था, लेकिन बच्चों के मन के विरुद्ध नहीं। बच्चों की इच्छा है तब, लेकिन उनके लिए भी काम करने का घंटा निर्धारित किया गया कि उन बच्चों से आप इतना से ज्यादा घंटा का काम नहीं करा सकते थे। साथ ही साथ निरीक्षक की भी व्यवस्था हुई, जहां 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे। तो जहां पे 100 से अधिक मजदूर काम करते थे, तो वहां पे उन मजदूरों की देखरेख के लिए कि काम सही ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति हुई लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के द्वारा, याद रखेंगे, निरीक्षक की व्यवस्था हुई। तो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का घंटा निर्धारित था, घंटा निर्धारित हुआ। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करना था और काम के निरीक्षण के लिए निरीक्षक की भी व्यवस्था हुई, जहां पे 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे। काफी इंपॉर्टेंट है यह, जो 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग का गठन किया। याद रखेंगे, हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा खराब है और विश्वविद्यालय की शिक्षा अच्छी है, और यह रिपोर्ट 1882 ईस्वी में पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि हंटर आयोग किससे संबंधित था, तो शिक्षा के क्षेत्र में। और इस हंटर आयोग को किसके समय गठन किया गया, तो लॉर्ड रिपन के समय। किसने गठन किया, तो विलियम हंटर ने। तो 1882 ईस्वी में विलियम हंटर के नेतृत्व में एक हंटर आयोग का गठन किया गया लॉर्ड रिपन के समय। और 1882 ईस्वी में इस हंटर आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में इसने एक अपना रिपोर्ट पेश किया, और रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत की जो प्राथमिक शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा है वह दोनों खराब है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है, जो कॉलेजों की शिक्षा है, उसकी स्थिति काफी अच्छी है।
हंटर आयोग के रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिक स्तर का शिक्षा का अधिकार लोकल बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों को दिया जाए तथा शिक्षा संस्थाओं से सरकारी नियंत्रण को हटा दिया जाए। अर्थात उसने शिक्षा को निजीकरण करने का काफी सोच रखा था, शिक्षा को काफी बढ़ाने के लिए अपना विचार रखा था। तो इसी कारण शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो लॉर्ड रिपन था उसने अपना रिपोर्ट में पेश किया, हंटर आयोग ने रिपोर्ट में पेश किया कि जो भारत का प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा है वह खराब है। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उस प्राथमिक शिक्षा को जो आयोग है उसे लोकल बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड को दे दिया जाए। साथ ही साथ जो शिक्षा संस्थाओं से सरकारी नियंत्रण है वह पूरी तरह से हटा दिया जाए। अर्थात प्राथमिक शिक्षा को गवर्नमेंट के हाथों से हटा करके निजी हाथों में दे दीजिए। यह रिपोर्ट विलियम हंटर ने अपने हंटर आयोग में कही थी। रंगभेद को दूर करने के लिए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भारतीय न्यायाधीशों के पास भी यूरोपीय न्यायाधीशों की भांति मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। इस बिल का अंग्रेजों के द्वारा बहुत विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह नाम दिया गया 1883 ईस्वी में। तो जिस प्रकार अंग्रेज जो न्यायाधीश होते थे वे भारतीय मुकदमा देखते थे और अंग्रेजों का भी मुकदमा देखते थे, तो इस इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों के पास भी यह अधिकार दे दिया कि आप भी अंग्रेजों के मुकदमे को देख सकते हैं, जिसका विरोध अंग्रेजों ने काफी खुलकर किया और इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, याद रखेंगे। और इस विद्रोह को कारण इस इल्बर्ट बिल को वापस ले लेना पड़ा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चूंकि अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया तो इस विद्रोह के विरोध के कारण अंग्रेजों क्या किया गया, इस इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। तो लिख लेंगे विद्रोह के कारण इल्बर्ट जो बिल था उसे वापस ले लिया गया, कि विद्रोह के कारण इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट विधेयक था, वह किससे संबंधित था? तो न्याय से संबंधित था। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित था। यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1883 ईस्वी में इस बिल के कारण काफी विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय न्यायाधीशों को भी यह अधिकार दे दिया गया कि अंग्रेजों से संबंधित मुकदमे आप दे सकते हैं। अंग्रेजों पर भी आप चाहे तो उन पर मुकदमा चला सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं। तो इसी का विरोध किया गया 1883 ईस्वी में, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने त्याग पत्र दे दिया और जाने के क्रम में शिमला से मुंबई तक इसकी काफी भावपूर्ण विदाई हुई और इसे अभिनंदन पत्र भी प्राप्त हुआ। तो 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने त्याग पत्र दे दिया और जब यह त्याग पत्र दिया तो यह वापस जा रहा था। तो वापस जाने के समय शिमला से लेकर मुंबई तक इसे भावपूर्ण विदाई दी गई। सभी लोग इससे क्या थे, तो विदाई में नाखुश थे, रो रहे थे और इन्हें एक अभिनंदन पत्र भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब लॉर्ड रिपन के शासन काल में कुछ और फैक्ट को हम लोग देखते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य को उसके शासक को वापस सौंप दिया।
मैसूर राज्य को उसके शासक को वापस सौंप दिया। चूंकि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया, तो मैसूर राज्य को 1881 ईस्वी में इसने वापस सौंप दिया। लॉर्ड रिपन ने वापस सौंप दिया। वापस सौंप दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1881 ईस्वी में मैसूर राज्य को लॉर्ड रिपन ने उसे वापस सौंप दिया। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1883 ईस्वी में इसने अकाल संहिता की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है कि 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अकाल संहिता की स्थापना की। लॉर्ड रिपन ने किसकी स्थापना की? तो अकाल संहिता की स्थापना की। अकाल संहिता की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। अकाल संहिता की स्थापना की। इसके बाद भारत में लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता है और इसके जो शासनकाल था उसका स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया। तो अंग्रेजों के समय स्वर्ण युग का आरंभ किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो भारतीयों ने इसे स्वर्ण युग का आरंभ कहा लॉर्ड रिपन के शासनकाल को। तो याद रखेंगे कि भारतीयों ने लॉर्ड रिपन के शासनकाल को क्या कहा? स्वर्ण युग का आरंभ। अंग्रेजों के समय स्वर्ण युग का आरंभ कहा। याद रखेंगे। अंग्रेजों के समय स्वर्ण युग का आरंभ कहा। तथा लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से संबोधित किया। तथा लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से संबोधित किया। तथा लॉर्ड रिपन को सज्जन, याद रखेंगे, सज्जन रिपन कहा। सज्जन रिपन कहा। तो याद रखेंगे कि भारतीयों ने लॉर्ड रिपन के शासनकाल को अंग्रेजों के समय स्वर्ण युग का आरंभ कहा, जबकि लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा। सज्जन रिपन को कि काफी यह उदार व्यक्तित्व वाला शासक था। याद रखेंगे, शासक नहीं वायसराय था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा। तो इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। भारत का उद्धारक कहा।
तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने अपने शब्दों में एक बात कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। अर्थात मेरी बड़ाई मेरी बातों से मत कीजिएगा, मेरे काम के लिए कीजिएगा। और सच में लोगों ने उसके काम को इतना सराहा कि भारत का उद्धारक सज्जन रिपन उसके समय को अंग्रेजों के समय स्वर्ण युग का आरंभ कह दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन ने अपने शब्दों में कहा था, लॉर्ड रिपन ने अपने शब्दों में कहा था क्या कहा कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। मेरे शब्दों से नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो ये तो था लॉर्ड रिपन। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन, याद रखेंगे, जो हमारा नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायत है, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, तो इसकी शुरुआत इसी ने कराई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने कराई? तो लॉर्ड रिपन ने। इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने कराई। स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने कराई। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने कराई। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, तहसील बोर्ड और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, तहसील बोर्ड और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन हुआ। शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन हुआ। तो याद रखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। और इसी कारण इसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, लोकल बोर्ड और तहसील बोर्ड, इन सभी की स्थापना की, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगरपालिका, इन सभी का गठन हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा लॉर्ड रिपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को हमने देख लिया। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन, अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड डफरिन, जो 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। 1884 से 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1886 ईस्वी तक, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध
हालांकि यह जो आंग्ल बर्मा युद्ध था वह 1888 ईस्वी तक चला था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, इसे 1888 कर लेंगे कि 1885 से 1888 ईस्वी तक चला। इसी के समय लॉर्ड डफरिन के समय उत्तरी बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 1888 ईस्वी में, और उत्तरी बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान और लॉर्ड डफरिन के प्रयास ने पंजदेह में रूस ब्रिटेन के युद्ध को रोका। कब? 1885 ईस्वी में। याद रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन और उसमें अफगानिस्तान का आमिर था अब्दुल रहमान। तो इन दोनों के प्रयास से पंजदेह में रूस और ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था। तो 1885 ईस्वी में इसी अब्दुल रहमान, जो कि अफगानिस्तान का आमिर था, और लॉर्ड डफरिन, इन दोनों के प्रयास से पंजदेह में जो रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था तो 1885 ईस्वी में रुक गया। 1886 ईस्वी में इसने एक लोक सेवा आयोग का से संबंधित एक आयोग का गठन किया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग से संबंधित इसने एक आयोग का गठन किया 1886 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो चार्ल्स एचिंसन। तो चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में लॉर्ड डफरिन ने लोक सेवा आयोग से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि इसी के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन। यह चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं। किसकी द्वारा स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा। इसमें सहयोगी थे दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। उसके बाद बंगाल लगान कानून, बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ 1885 ईस्वी में। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, अवध टेनेंसी एक्ट लागू हुआ और पंजाब टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। कब? 1885 ईस्वी में। याद रखेंगे। साथ ही पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट भी लागू हुआ। पंजाब टेनेंसी एक्ट तथा अवध टेनेंसी एक्ट भी लागू हुआ। एक्ट भी लागू हुआ। तो याद रखेंगे कि 1885 ईस्वी में बंगाल लगान कानून या बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। अर्थात जो कर था उस कर में क्या कर दिया गया? तो छूट दे दिया गया। पंजाब में भी लागू हुआ और अवध में भी लागू हुआ। तो अवध टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, यह लागू हुआ। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही, नोट कर लेंगे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही ग्वालियर में जो सिंधिया समुदाय के लोग हैं, तो सिंधिया समुदाय का शासन प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे, ग्वालियर में सिंधिया का शासन प्रारंभ हुआ, जिससे माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखेंगे,
सिंधिया का शासन प्रारंभ। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये आप लोग याद रखेंगे। कि लॉर्ड डफरी के शासनकाल में ही ग्वालियर में सिंधिया का शासन आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था लॉर्ड डफरिन। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड लेंसडाउन के बारे में। लॉर्ड लेंसडाउन इंपॉर्टेंट है। अगला जो वायसराय बनता है वह लॉर्ड लेंसडाउन इंपॉर्टेंट है। अगला वायसराय बनता है भारत का कौन? लॉर्ड लेंसडाउन, जो 1888 ईस्वी से लेकर 1894 ईस्वी तक रहता है। तो लॉर्ड लेंसडाउन भारत में 1888 से 1894 ईस्वी तक रहता है। इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लेंसडाउन यह एक ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डुरंड ने सर मार्टिन डुरंड ने भारत अफगानिस्तान के बीच एक डुरंड रेखा का निर्धारण किया। डुरंड रेखा का निर्धारण किया, एक अर्थात यह एक सीमा रेखा थी जो भारत और अफगानिस्तान को क्या करता है? तो बांटता है। लेकिन उस समय यह निर्धारण हुआ था भारत और अफगानिस्तान के लिए। लेकिन बाद में अब जो है यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। याद रखेंगे। इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। और इस डुरंड रेखा की आधिकारिक घोषणा 1896 ईस्वी में हुई थी। तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय ही एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था सर मार्टिन डुरंड ने 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है। और बाद में यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा रेखा बन गया। याद रखेंगे। और इस डुरंड रेखा की आधिकारिक घोषणा कब की गई? तो 1896 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। इसी के समय दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। कौन? दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है। कब? 1891 ईस्वी में। तो 1891 ईस्वी में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। किसके समय? तो लॉर्ड लेंसडाउन के समय। इसमें महिलाओं को क्या बताया गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें 18 घंटे से ज़्यादा काम अब नहीं करना है। 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। यह लॉर्ड लेंसडाउन ने घोषणा किया अपने दूसरे कारखाना अधिनियम में। तो दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या घोषणा किया गया, जो कि 1891 में पारित हुआ था लॉर्ड लेंसडाउन के समय, कि महिलाओं को 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना था। साथ ही साथ एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी। याद रखेंगे। एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। तो यह जो दूसरा कारखाना अधिनियम था उसमें क्या कहा गया कि महिलाओं को अब 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सप्ताह में उन्हें एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था रहेगी। जो फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया 1891 ईस्वी में लॉर्ड लेंसडाउन के द्वारा। और इसी के समय एक ब्रिटिश अधिकारी सर मार्टिन डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डुरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा रेखा बन गया है। याद रखेंगे, सीमा रेखा बन गया है। इसी के समय 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। चलिए, लॉर्ड लेंसडाउन के
कुछ और फैक्ट को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।